This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझको शादाबी सहरा का मिला है मनसब, मुझको शादाबी सहरा का मिला है मनसब, कम से कम अब तो मेरे साथ समंदर जाए। नाज़रीन, मक्स स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राजा कौसर सईदी। आज हमारी खुशकिस्मती कि हमारे स्टूडियो में इस्लामिया जमहूरी पाकिस्तान की समाजी और माशी तरक्की में हमा वक्त मसरूफ़ व मुतहरिक, मेरी मुराद प्रेसिडेंट मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, मेंबर PHA मुल्तान, चेयरमैन सर्वो ऑयल कंपनी और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मुल्तान के चेयरमैन की जिम्मेदारी भी हाल ही में आपको इसलिए सौंपी गई कि आप खिदमत इंसानियत के जज्बे से सरशार हैं और आपकी इस खिदमत के एतराफ़ में आपको ये ज़िम्मेदारी भी तफ़वीज़ की गई। मैं मक्स मीडिया मैनेजमेंट की जानिब से मोहतरम व मुकर्रम जनाब मियाँ राशिद इकबाल साहब को खुश आमदीद भी कहने जा रहा हूँ और मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि गो ये भारी जिम्मेदारी है, लेकिन मुझे यकीन है कि वो आसान तरीके से इस जिम्मेदारी से ओहदा बरा होंगे। और जो शेर मेरी ज़ुबान पर आने के लिए मचल रहा है, ज़रा वो देखिएगा कि जिनके हाथों में सदाकत के अलम होते हैं, जिनके हाथों में सदाकत के अलम होते हैं, तयशुदा बात है तादाद में कम होते हैं। मियाँ राशिद इकबाल साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं कि आप मक्स स्पेशल में हमारे मेहमान। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, उसमें जिम्मेदारियाँ बहुत सारी हैं और उसमें चीदा चीदा जो मामलात हैं इंशाल्लाह उस पर गुफ्तगू करते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि पहले जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है उस हवाले से ज़रा कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू कर ली जाए जी। उसमें जो बात मेरे इल्म में आई कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है उसमें वसाइल ज़्यादा हैं और मसाइल कम हैं, लेकिन मैनेज नहीं हो पा रहे, तो आखिर इसकी क्या वजह है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे मौका दिया आज अपने प्रोग्राम में। मैंने अभी 2-2.5 माह ही हुए हैं चेयरमैनशिप का संभाला है ओहदा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में। तो आपकी राय बिल्कुल सही है कि फंड्स मौजूद हैं, मगर मुश्किलात अपनी जगह पर हैं। तो पहली वजह तो ये है कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स की कमी है। जितने सैनिटरी वर्कर्स की हमें ज़रूरत है उससे बहुत कम तादाद में हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है। और जैसा कि आपको पता है कि पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में नई भर्तियों के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है, तो इस वजह से हम नई भर्तियां नहीं कर सक रहे। हुजूर, यहाँ मैं कदर कलाम की माफ़ी चाहूँगा। तो हुकूमत को इल्म है कि मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, तो आखिर इस पाबंदी को ख़त्म क्यों नहीं किया जाता? हाँ, मेरा ख्याल है कि अगर इलेक्शन हो जाते हैं और एक मुंतखब हुकूमत आ जाती है तो डेफिनेटली वो इस पाबंदी को ख़त्म करेगी। और पाबंदी लगाने की वजह भी उस वक़्त यही थी कि हुकूमत के पास फंड्स नहीं थे नए लोगों की तनख्वाहों के लिए, बल्कि पुराने लोगों की तनख्वाहें और पेंशन्स ही हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा बोझ बनी हुई हैं, जो हुकूमत उनको भी अप्रोप्रिएटली हल नहीं कर सक रही है। आपने अक्सर अखबारों में सुना होगा कि अक्सर महकमों की तनख्वाहें लेट हो जाती हैं और उनको मजबूरन एहतजाज पे जाना पड़ जाता है अपनी तनख्वाहें लेने के लिए भी। तो ऐसी सूरत में पाबंदी लगाई गई थी और फिर निगरान हुकूमत आ गई, तो निगरान हुकूमत ने भी उस पाबंदी को जारी रखा हुआ है। और मेरा ख्याल है कि निगरान हुकूमत के पास इतना कोई वसी मैंडेट भी नहीं होता, तो उन्होंने भी आगे इलेक्शन कमीशन से इजाज़त लेनी होती है हर नए खर्चे की।
तो इलेक्शन कमीशन भी इजाज़त नहीं दे रहा नई भर्तियों की। तो इस वजह से हमें काफ़ी परेशानी है। जब ये कंपनी शुरू की गई थी, उस वक़्त इसको कॉर्पोरेशन से 2100 मुलाज़म शिफ्ट किए गए थे इस कंपनी में और अब वो रिटायर होते-होते वो उन मुलाज़मीन की तादाद तकरीबन 1600 रह गई है। जबकि इस वक़्त शहर की आबादी इतनी बढ़ गई है कि ज़रूरत अब हमें 2700 सैनिटरी वर्कर्स की है अच्छा। और हम 1600 सैनिटरी वर्कर्स के साथ ऑपरेट कर रहे हैं। इस वजह से काफ़ी मुश्किलात हैं और डे टू डे जो सफाई के मामलात हैं, वो कई यूसेज में नज़रअंदाज हो जाते हैं। अच्छा हुज़ूर, मैं यहाँ एक बात ज़रूर कहूँगा कि मैं पेंशनर सोसाइटी पाकिस्तान का चेयरमैन हूँ। इस हवाले से बहुत से हालात से वाक़फ़ियत रहती है। तो अफ़सरान को बड़ी कीमती गाड़ियाँ अरबों रुपए की लेकर दी गईं इन्हीं कुछ अय्याम में। और दूसरी तरफ ये सूरत-ए-हाल है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 480 पेंशनर जो हैं, गुज़िश्ता 3 माह से पेंशन से महरूम चले आ रहे हैं। ये सिर्फ़ मैंने आपके लिए में लाया क्योंकि आप एक समझते हैं कि इन सारे मामलात में बहुत सारे शोबे ऐसे हैं जहाँ आप तशरीफ़ ले जाते हैं, तो हो सकता है कहीं कोई बात हो, तो कम से कम ये जो पेंशनर्स की बात है, इस हवाले से अगर उन तक पहुँचे कि जनाब देखें पीटीसी टीचर जो है आखिर वो बेचारा किस तरह 3 महीने गुज़ारा कर सकता है। तो ये एक अलग बात थी लेकिन मैंने आपके लिए में लानी थी, मैं कहा चलो। अच्छा, अगली बात ये है सर कि जो आपके पार्किंग यार्ड हैं ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के वो कितने हैं और वहाँ जो मशीनरी की सूरत-ए-हाल है वो क्या है? हाँ, मशीनरी तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब कंपनी तख्लीक हुई थी तो ज़्यादातर मशीनरी अभी तक जो हमारे पास चल रही, वो कॉर्पोरेशन से ही आई थी और वो बहुत पुरानी है। ठीक हो और गया। फिर जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर-ए-आज़म बने, तो उन्होंने अपनी ज़ाती दिलचस्पी लेते हुए, उनके दौर में भी कुछ मशीनरी आकर इस महकमे में इंडक्ट हुई थी और मगर अब तो वो भी पुरानी होती जा रही है। तो मशीनरी खरीदने की हमें अशद ज़रूरत है और कुछ बहुत सारी कानूनी ज़रूरतें ऐसी थीं जो पूरी करनी हमारे लिए ज़रूरी थी। मसलन प्रोक्योरमेंट कमेटी नहीं थी, वो हुँ, फ़ार्म करनी थी। फिर ग्रीवेंस एड्रेसल कमेटी नहीं थी, वो फ़ार्म करनी थी। हुँ। फिर कुछ ज़रूरी इजाज़तें बोर्ड से लेनी थीं और इस तरह के कुछ मामलात ऐसे थे और फिर मशीनरी की स्पेसिफ़िकेशन जो टेक्निकल कमेटी जिसको वेट करती है, हुँ। वो टेक्निकल कमेटी नहीं थी, वो फ़ार्म करनी थी। तो जब से मैंने चार्ज सँभाला है, मैंने पिछले बोर्ड की मीटिंग तक ये तमाम मुश्किलें जो थीं, वो दूर कर दी हैं। वाह! तमाम कमेटियाँ फ़ार्म कर दी हैं। मशीनरी की स्पेसिफ़िकेशन नए सिरे से बना दी गई है वाह! और उसकी वेटिंग हो गई है और इंशाअल्लाह हम इस माह के आखिर तक या अगले माह के शुरू में एडवर्टाइज़मेंट और टेंडरिंग स्टेज पर आ जाएँगे और मैं उम्मीद रखता हूँ कि मार्च अप्रैल तक हमारे पास जो हमें ज़रूरी चाहिए मशीनरी, वो हमारे पास पहुँच जाएगी। वाह! नाज़रीन देखिए, मियाँ राशिद इकबाल साहब ने जो बात की कि ढाई महीने के अरसे में वो बहुत सारे काम जो इससे पहले नहीं हुए, आपने माशाल्लाह उन्हें आसान तरीके से सरअंजाम दिया और अब उम्मीद हो चली है कि मुल्तान में जो सफाई के मामलात हैं वो इंशाल्लाह बेहतर होंगे। अच्छा मियाँ साहब, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, इसमें जो फंड्स की सूरत-ए-हाल है वो क्या है? और मुस्तकबिल में जो आपके मंसूबाजात हैं, उनके बारे में ज़रा हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिए। हाँ, फंड्स तो मौजूद हैं। जैसे मैं अभी कह रहा था कि मशीनरी हम परचेज़ करने जा रहे हैं, तो इस मशीनरी के फंड्स पिछले 2 साल से आए पड़े हैं, मगर यूटिलाइज़ नहीं हुए। ठीक है। तो उसकी बेसिक वजह मैं यही समझता हूँ कि माज़ी में जो कंपनी सीईओ और कंपनी चेयरमैन थे, उनके दरमियान कोई ऐसी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो जिसकी वजह से ये फंड्स यूटिलाइज़ ना हो अच्छा, सके। उसमें ये भी हो सकता है कि वो कोई सियासी तैनाती थी, जी, सियासी तैनाती। उसकी वजह से भी ये रखना पैदा हुआ। हो सकता है मगर मेरे इल्म में नहीं है। तो मुस्तकबिल में आपके ये क्या मंसूबाजात हैं कि आप बतौर चेयरमैन जो हैं ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है
इसके बारे में आप क्या क्या इरादे हैं आपके, किस तरह इसे बेहतर किया जाए और मुल्तान को एक क्लीन एंड ग्रीन सिटी जो है वो करार दिया जाए और दुनिया में इसका एक नाम हो। जी, ऐसे है कि एक तो मशीनरी की खरीद है, वो हमें चाहिए ही चाहिए, बहुत ज़रूरी चाहिए, वो जितनी जल्दी हम खरीद लेंगे वो उतना अच्छा है। बेहतर है। फिर उसके बाद कंटेनर्स की खरीद है। हम्म, कंटेनर्स 3 साइज़ों में होते हैं, 10 मीटर क्यूब, 7 मीटर क्यूब और 1 मीटर क्यूब। वो तीनों ही हमारे पास ना होने के बराबर हैं, जो थे वो भी गल गए, पुराने हो गए और उनकी हालत बहुत ही नागुफ्ता-बह है। तो कंटेनर्स भी खरीदने की बहुत ही अशद ज़रूरत है। हम्म, और फिर अगर तो हमें मैन पावर भर्ती करने की इजाज़त मिल जाती है, तो फिर तो हमारी ख्वाहिश होएगी कि हम मैन पावर जल्द अज़ जल्द भर्ती कर लें। मगर अगर इजाज़त नहीं मिलती, तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि हम थर्ड पार्टी अरेंजमेंट के ज़रिए कॉन्ट्रैक्ट पर सैनिटरी वर्कर्स की तादाद बढ़ाएँ। ऑलरेडी कंपनी के पास तकरीबन 300 कॉन्ट्रैक्ट सैनिटरी वर्कर्स हैं। अच्छा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनकी तादाद बढ़ाकर 600 कर दी जाए। और तीसरा ये है कि लैंडफिल साइट्स, जो सबसे बड़ी लैंडफिल साइट है हमारी हबीबा सियाल में, वो तकरीबन अब भर चुकी है और उसमें मज़ीद कूड़ा फेंकने की गुंजाइश नहीं है। तो 3-4 नई साइट्स का सर्वे अरेंज किया है और मेरी पूरी कोशिश होएगी कि आने वाले 3 या 4 महीनों में हम एक नई लैंडफिल साइट खरीद लें। और जो साइट भर गई है, तो उसको भी किसी तरह यूटिलाइज़ करने का प्लान बना रहे हैं। शायद उसके ऊपर हम मट्टी डालकर तो या तो वहाँ कोई खूबसूरत सा पार्क बना दें और या फिर वहाँ पर कोई हाउसिंग सोसाइटी बना दें, जो कि कंपनी की आमदन में इज़ाफ़े का बायस बने। वाह! और आखिर में जो लैंडफिल साइट में कूड़ा इकट्ठा हुआ पड़ा, उसका मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि उसका क्लोरोफिक एनालिसिस हो जाए, ताकि पता लग सके कि उसमें कितनी हरारत पैदा करने की गुंजाइश है और अगर उसमें गुंजाइश खातिर ख्वाह हो, तो फिर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसको जलाकर बिजली बनाने का कारखाना एक छोटा-सा लगाया जाए। वाह! नाज़रीन, तबीयत को इस अंदाज़े सफ़र से आशना रखना, तबीयत को इस अंदाज़े सफ़र से आशना रखना, हवाए तुंद में चलना, हथेली पर दिया रखना। आफ्ताब हज़रत डॉक्टर आशिक करनाली रहमतुल्लाह अलैह का ये शेर जनाबे मियाँ राशिद इकबाल साहब पर पूरा उतरता है और वो इसी जज्बे के तहत बहुत सारे मंसूबे लेकर चल रहे हैं। एक वक्फे का वक्त हुआ चाहता है और वक्फे से वापसी के बाद इंशाल्लाह मियाँ साहब से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से कुछ सवालात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders. वेलकम बैक नाज़रीन। जनाब मियाँ राशिद इकबाल, सदर ऐवान सनअत व तिजारत, मेंबर PHA मुल्तान और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मुल्तान के चेयरमैन और चेयरमैन सर्वो ऑयल कंपनी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा मियाँ साहब, माशाल्लाह बतौर सदर ऐवान सनअत व तिजारत आपने बहुत से इनकलाबी इक़दाम किए, उसकी गूंज एक आलम में सुनाई दे रही है और तादेर सुनाई देती रहेगी। मेरा सवाल ये है कि कारोबारी हजरात के लिए हुकूमत पंजाब ने जो इक़दाम किए हैं उसकी तफसील ज़रा हमारे नाज़रीन से शेयर कीजिए। जी, ऐसे है कि पंजाब के जितने भी बड़े शहरों के चैम्बर्स हैं, वो उनका काफ़ी अरसे से मुतालबा था कि ट्रेड और इंडस्ट्री की फैसिलिटेशन के लिए कोई फैसिलिटेशन सेंटर बनाया जाए। ठीक है। आपके तो इल्म में ही है कि तकरीबन 30 से ज़्यादा सूबाई महकमे हैं और 18 के करीब वफाकी महकमे हैं,
जिनके साथ एक कारोबारी या सनती बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स को वास्ता पड़ता है। और उन तमाम महकमों के दफ्तर मुख्तलिफ शहरों में मौजूद हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाती लोगों के लिए एनओसीज़ हासिल करना या एनओसीज़ को रिन्यू करवाना या मुख्तलिफ किस्म के इजाज़तनामे हासिल करना। तो हमारा बहुत पुराना मुतालबा था कि इन सब को एक जगह पर इकट्ठा किया जाए। तो किसी सियासी हुकूमत ने तो हमारी बात नहीं सुनी, मगर हुस्न इत्तफाक देखिए कि ये निगरान हुकूमत ने हमारी बात सुन ली। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मोहसिन नकवी साहब का और मिनिस्टर इंडस्ट्रीज एसएम तनवीर साहब का, जिन्होंने दिन रात लगाकर इसको पहला जो फैसिलिटेशन सेंटर है वो लाहौर में ऑपरेशनल कर दिया उन्होंने। और वहाँ पर तमाम महकमों के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं और वहाँ पर तमाम महकमों के हेल्प डेस्क भी मौजूद हैं। और सबसे बड़ी और खुशाइंद बात यह है कि उसको टाइम बाउंड किया गया है। जो भी साइल वहाँ जाके दरख्वास्त देगा उसका काम 15 दिन में हर हालत में हो जाएगा। तो ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हुकूमत के महकमों में दरख्वास्त देकर 6-6 महीने आप इंतज़ार करते रहते हैं और फिर एक इतराज़ लगा के दरख्वास्त वापस कर दी जाती है। आप वो एक इतराज़ पूरा करते हैं तो फिर दूसरा इतराज़ लगाकर दरख्वास्त फिर वापस कर दी जाती है। तो इस फैसिलिटेशन सेंटर में जो हेल्प डेस्क बने हुए हैं वहाँ पर आपको पूरी आगाही दी जाएगी कि कौन सी दरख्वास्त है, इसके साथ कौन कौन से मुतल्लिका डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, और जब तक वो डॉक्यूमेंट्स आप साथ मुहैया नहीं करेंगे वो आपकी दरख्वास्त ही आपसे नहीं लेंगे। मगर जब एक दफ़ा मुकम्मल हुई दरख्वास्त उनके पास जमा हो जाएगी फिर वो उन पाबंद हैं कि वो 15 दिन के अंदर आपका काम करके आपको फारिग करें। बहुत बड़ी बात है। आप अच्छा मुझे बताइए सर कि मुल्तान में भी क्या इस हवाले से कोई काम हो रहा है? जी, लाहौर में तो खुल गया है। अब नेक्स्ट फेज में पंजाब के जो 5 बड़े शहर हैं जिनमें पिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट और मुल्तान शामिल हैं। जनवरी की 30 तारीख तक चीफ मिनिस्टर साहब ने हमसे वादा किया है कि वो इन 5 शहरों में भी फैसिलिटेशन सेंटर का आगाज कर दें। अच्छा हुजूर, ये जो साउथ पंजाब चैम्बर्स का इल्हाक है, इस हवाले से आपने एक खुशखबरी सुनाई, तो मैं चाहूँगा कि वो हमारे नाज़रीन से भी ज़रा शेयर कीजिए। हाँ जी, बिल्कुल। ऐसे है कि साउथ पंजाब में शहरों का साइज़ बहुत छोटा है एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल एंड अपर पंजाब। तो इसी वजह से हमारा ये इलाका बहुत पीछे रह गया है बाकी सूबे के बाकी हिस्सों से, और यहाँ पर फंड्स नहीं आते, और अगर आते भी हैं तो वो डाइवर्ट कर दिए जाते हैं या वापस मंगवा लिए जाते हैं। और इस वजह से यहाँ की जो कारोबारी बरादरी है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हैं। तो हमने इस अपने छोटे साइज़ को कंपनसेट करने के लिए साउथ पंजाब के 7 चैम्बर्स ने मिलकर एक अलायंस बनाया है और उसका एमओयू भी साइन हो गया है। और इंशाल्लाह इस महीने के एंड तक या जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते में उस अलायंस की पहली मीटिंग भी हम मुनक्कद करने जा रहे हैं। तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि जब 7 चैम्बर्स मिलकर एक बात करेंगे तो वो बात सुनी जाएगी और वो बात दूर तक पहुंचेगी। और साउथ पंजाब की तकरीबन 6 करोड़ की आबादी है जिसका ये एक रिप्रेजेंटेटिव प्लेटफार्म होगा, तो 6 करोड़ लोगों की नुमाइंदा आवाज़ को मेरा ख्याल है कि हर कोई तवज्जो से सुनेगा भी और उसके ऊपर अमल दरामद भी करने की कोशिश करेगा। मौसर आवाज़ होगी कि इसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है ना बड़ा कलीदी किरदार अदा करेगा। जी, डेफिनेटली। अच्छा हुजूर, आपकी बड़ी गहरी नज़र है मुआशी मामलात पर, तो इस वक्त जो मुल्की सूरत हाल है जिसमें अवाम मुख्तलिफ जो यूटिलिटी बिल्स हैं उनके हाथों ना सिर्फ परेशान बल्कि पशेमान नज़र आते हैं, बल्कि बाज़ दफ़ा तो सूरत हाल कुछ ऐसी है कि लोगों को घरों का सामान बेचकर जो है वो बिल अदा करने पड़ रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में जो एक मुआशी बहरान है और लोगों के ऊपर जो एक खौफ तारी है और उसकी वजह से वो नफसियाती मरीज़ बनते जा रहे हैं,
तो ये जो मुआशी हालात की बेहतरी है, ये किस तरह मुमकिन है? देखिए, जहां तक तो एनर्जी सेक्टर का ताल्लुक है तो इंतहा से ज्यादा बड़ी मिसमैनेजमेंट है इन अदारों में। और जो इनकी रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से इनको 17% ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस की इजाजत है। कोई भी डिस्को 17% के अंदर नहीं है, किसी का 24% है, किसी का 25% है, किसी का 26% है। और फिर अगर ये लोग 100 रुपए की बिलिंग करते हैं तो कोई डिस्को उसमें से 30 रुपए की बिलिंग वसूल करती है, कोई 40 रुपए की। तो मिसमैनेजमेंट है और चोरी हो रही एनर्जी की, और उसको ये महकमे रोकने में नाकाम है। और जो बिल ये फिर जमा लोगों को देते भी हैं, उनको इनमें कैपेसिटी नहीं है, सलाहियत ही नहीं है कि उन बिलों को वापस उनकी वसूली भी कर सकें। तो ये बहुत अरसे से ये तमाम महकमे नुकसान में चल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा सर्कुलर डेट जो है अब तकरीबन मेरा ख्याल है कि 3.5 ट्रिलियन रुपीस तक बढ़ गया है। अच्छा। तो अब IMF कहती है कि आप अपने इस सर्कुलर डेट को कंट्रोल करें, वरना हम आपको मजीद पैसे नहीं देंगे। तो अब आपने देखा होगा कि पिछले तकरीबन 2 महीने से एक हुकूमत ने मुहिम चलाई हुई है कि बिजली चोरों को और गैस चोरों को पकड़ा जा रहा। तो बिजली चोर और गैस चोर तो पकड़े जा रहे हैं, मगर अभी तक किसी भी महकमे से कोई सहूलतकार नहीं पकड़ा गया। तो क्या अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया आपने। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। हाँ, हाँ। तो सहूलतकारी के बगैर तो चोरी करनी नामुमकिन है। तो मैं समझता हूं कि हुकूमत, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, चोरों को पकड़ना चाहिए, मगर मेरी गुजारिश है कि चोरों के साथ साथ सहूलतकारों के ऊपर भी शिकंजा सख्त करना चाहिए। बड़ी अहम बात की आपने, और मैं समझता हूँ कि ये आवाम के दिल की बात है जो आपने की है आज हमारे मक्स न्यूज़ के चैनल से। अच्छा हुज़ूर, गुजारिश ये है कि महंगाई का जिन बेकाबू है और होता जा रहा है, तो बतौर एक मुआशी माहिर के आप क्या समझते हैं कि किस तरह इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ, किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? देखें, हमारे अब कल परसों ही स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट 22% के ऊपर कायम रखा है, उसको कम नहीं किया। और हमारा टैक्स नेट बहुत छोटा है। 24 करोड़ की आबादी में से सिर्फ 24 लाख लोग टैक्स देते हैं। और अब हुकूमत कह रही है कि हम नादरा से डाटा लेके डाटा इंटीग्रेशन करेंगे और टैक्स नेट बढ़ाएंगे, मगर FBR के पास 65 लाख लोगों का डाटा मौजूद है जिन्होंने माजी में कभी टैक्स दिया था, अब टैक्स नहीं दे रहे। तो कम से कम उस डाटे को ही इस्तेमाल कर लें और टैक्स नेट इतना तो बढ़ा लें कि वो 65 लाख लोग ही टैक्स नेट में वापस आ जाएं। और फिर बहुत से सेक्टर हमारे टैक्स नेट से बाहर बैठे हैं। हम हुकूमत से बारहा अपील कर चुके हैं कि इनको टैक्स नेट में लेकर आएं। उसमें रिटेल सेक्टर है, उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री सेक्टर है, उसमें रियल एस्टेट सेक्टर है। और रियल एस्टेट सेक्टर में हमारे मुल्क में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुई है। हमारी बदकिस्मती है कि हमारी लोकल इन्वेस्टमेंट का मेजर पोर्शन रियल एस्टेट में फंसा हुआ है, और लोगों को फाइलें खरीदने और बेचने के अलावा और कोई काम ही नहीं आता। तो इन सब को टैक्स नेट में लाने की ज़रूरत है। जितनी जल्दी हुकूमत इनको टैक्स नेट में ले आएगी, उतना जल्दी। देखें, थोड़े से टैक्स पेयर्स के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा बोझ डाल देंगे तो वो उनके भी कारोबार ज़्यादा टैक्स की वजह से बैठ जाएंगे। मगर अगर टैक्स नेट बड़ा हो जाएगा तो इंडिविजुअल के ऊपर लोड कम हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि हमने अपने बाकी शोबे जो हैं हमारी मुईशत के, हमने कभी उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी। हम सिर्फ टेक्सटाइल के ही पीछे पड़े हुए हैं। IT और ई-कॉमर्स का शोबा एक ऐसा शोबा है, अगर हम थोड़ी सी कानून साजी कर लें और थोड़ी सी अपनी पॉलिसियां बेहतर कर लें तो कम से कम 15 से 20 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है इसमें।
और सारी दुनिया कर रही, आपके सामने है, इंडिया कर रहा, बांग्लादेश कर रहा, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो और हमारे तो माशाल्लाह फ्रीलांसर और प्रोग्रामर भी सारी दुनिया में मशहूर हैं। तो हमें ये इस शोबे को यूटिलाइज करना चाहिए अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए। और इसी तरह कॉस्मेटिक्स और जो यूटिलिटीज हैं वो हमने उसको ड्राप के हवाले किया हुआ, जो दवाइयों की सर्टिफिकेशन का अदारा है, तो वो वहां से सर्टिफिकेट ही, एक्सपोर्ट का सर्टिफिकेट ही लेकर आने में 2 साल लग जाते हैं, उतनी देर में चीज ही एक्सपायर हो जाती है। तो इसको भी हुकूमत को चाहिए इसके ऊपर भी नजरसानी करे, और जो कॉस्मेटिक्स हैं और जो हेयर केयर और स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं इनको ड्रैब से निकाले और इनको PCSIR की इंस्पेक्शन के हवाले करे। और PCSIR की भी इंस्पेक्शन ऐसे होनी चाहिए कि जब तक रेसिपी कोई बंदा चेंज नहीं करता तो उसको हर बार इंस्पेक्शन कराने की जरूरत ना हो, बस एक दफा वो सर्टिफिकेट हासिल कर ले और फिर वो एक्सपोर्ट करता रहे। तो इस शोबे में भी मैं समझता हूं कि कम से कम $10 बिलियन का पोटेंशियल मौजूद है, अगर हम अपनी कानून ठीक कर लें और कोई हुकूमत कॉस्मेटिक्स की एक अलग से पॉलिसी वज़ा कर ले, तो मैं समझता हूं कि ये भी हमारी एक्सपोर्ट बढ़ाने में एक बहुत ही अच्छा एवेन्यू हो सकता है। और इसी तरह आप देखें कि हमारे मुल्क में जो सब्जियां और फल हैं वो तकरीबन 50% से ज़्यादा ज़ाया हो जाते हैं सीज़न पर आकर, तो उनको भी हमें वैल्यू एडिशन करने की ज़रूरत है। फलों के जूस और फलों के जैम्स और जेलीज और फलों के डिहाइड्रेटेड फलों के पाउडर्स बनाए जा सकते हैं, और इसी तरह सब्जियों के भी डिहाइड्रेशन भी हो सकती है और वेजिटेबल पाउडर्स भी बनाए जा सकते हैं। इन दोनों चीज़ों की इंटरनेशनल मार्केट में बहुत बड़ी डिमांड मौजूद है, तो ये भी एक बहुत बड़ा हिस्सा बन सकते हैं हमारी एक्सपोर्ट का। तो लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। नहीं हो रहा। गुजारिश ये है कि हमें सिर्फ टेक्सटाइल, ठीक है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है हमारी, हमने बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है उसमें, और ट्रेंड लेबर हमारे पास उस शोबे की मौजूद है। हर शोबे की टेक्सटाइल में जिनिंग से लेके और फिनिशिंग तक, तो मगर हमें बाकी शोबों के ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए। टेक्सटाइल बेचारी अकेली कब तक पूरी मुईशत का बोझ बर्दाश्त कर सकती है? तो जब तक हम नए नए शोबों को एक्सपोर्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस नहीं करते, उस वक्त तक फिर हम इसी तरह हैंड टू माउथ ही रहेंगे। नाज़रीन, आपने जनाबे मियाँ राशिद इकबाल साहब की बड़ी खरी खरी बातें सुनी कि हम बस लकीर के फ़कीर हैं और उसी पर चलने पर अपनी आफियत महसूस करते हैं, और कोई इनकलाबी इक़दामात जो है हम नहीं करना चाहते। अब इसके पीछे IMF, जिसे लोग कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरा नाम है, उसने हमें हाईजैक कर लिया है, और उसके आगे जो है वो हमारे तमाम मंसूबे जो हैं वो खाक में मिल जाते हैं। तो इस पर यकीनन सोचने की ज़रूरत है, और मियाँ साहब जैसे लोग जो हैं वो अगर किसी की पोस्ट पर पहुँचें तो फिर यकीन है कि कोई ना कोई एक बहुत बड़ा इनकलाब बपा हो सकता है और हम तमाम मसाइल से निकल सकते हैं। मियाँ साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, लेकिन मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम के आखिर में आप हमारे नाज़रीन को कोई ख़ास मैसेज जो है वो अपने तजुर्बात की रोशनी में अता फरमाएं। जी, मैसेज आज के लिए ये है जी कि अगर पढ़ाई आपकी शख्सियत का 15% है, बाकी 85% जो है वो आपके अपने रवैये हैं और आपका इखलाक है। अगर कोई शख्स आपकी सोबत में बैठकर जाता है और वो खुश उठकर जाता है और उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती है कि वो दोबारा आपसे आकर मिले और आपके पास बैठे और आपके साथ वक्त स्पेंड करे, तो मैं समझता हूँ कि हर इंसान को अपनी शख्सियत में इस तरह के काम करने चाहिए, इस तरह की तब्दीली लानी चाहिए कि लोग उनके पास बैठकर राहत महसूस करें और दोबारा उनकी कंपनी में आकर बैठना चाहें। तो अपने इखलाक को इम्प्रूव करें और डाउन टू द अर्थ होकर रहें, आजिज़ी के साथ लोगों से मिलें,
और कभी भी अल्लाह की दी हुई किसी भी नेमत के ऊपर मगरूर ना हो। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मियाँ साहब ने बहुत खूबसूरत पैगाम दिया हुकूकुल इबाद के हवाले से। और नाज़रीन, मियाँ राशिद इकबाल साहब का शुक्रिया अदा करते हुए इस शेर पर इख्तिताम सुखन करने जा रहा हूँ मक्स स्पेशल का, कि है अमल लाजमी तकमील तमन्ना के लिए, है अमल लाजमी तकमील तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। This program is sponsored by Servo Motor Oil, Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, and Al Kareem Builders.